हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द यूट्यूब चैनल फिजिक्स मास्टर। तो आपका आज का जो नीट का मैराथन सीरीज का तीसरा पार्ट उसकी वीडियो लाया हूँ आपके लिए। तो कीप Three फॉलोइंग। physics equations. Let's go one by one, so have patience. 23 physics equations. Let's go one by one, so have patience. तो आज का जो आपका पहला क्वेश्चन वो स्क्रीन पे आप दिख रहे हैं, जो क्या दिया गया है। द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए यूनिफॉर्म सिलेंडर of length L and radius about its perpendicular bisector is I. What is the ratio of L by R such that the moment of inertia is minimum? तो चार ऑप्शन जो है, पहला A इक्वल्स टू √3/2, बी ऑप्शन √3/2 ओनली, तीसरा जो ऑप्शन सी वो है 1, थर्ड जो ऑप्शन आपका है 3/√2। सो लेट्स चेक व्हाट विल बी द मोमेंट ऑफ इनर्शिया फॉर एन यूनिफॉर्म सिलेंडर। एंड आप इसका जो मैक्सिमम वैल्यू हमें निकालना पड़ेगा, एल बाई आर की रेशियो कितने पे ये मैक्सिमम वैल्यू आता है। तो लेट्स चेक द आंसर, व्हाट विल बी द आंसर। सो सी, ये जो एक सिलेंडर कहा गया है, ये सिलेंडर ऐसे हम ड्रॉ करते हैं इसको। तो ये सिलेंडर हम इसकी लेंथ जो बताया गया है वो है एल, एंड उसका जो रेडियस वो आर, तो हम कह सकते हैं इसकी डायमीटर 2r होगा। ठीक है, तो इसको इसका जो एक्सिस ऑफ रोटेशन वो ठीक मिड पॉइंट से परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पॉइंट से जाके गुजर रहा है और सेंटर ऑफ मास से भी क्रॉस कर रहा है। तो ये रहा हमारा एक्सिस ऑफ रोटेशन। इसके रेस्पेक्ट में हमें इसकी मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना पड़ेगा, जो मैक्सिमम होगा एल बाई आर की किस रेशियो की वैल्यू के बेसिस पे। तो चेक करते हैं इसकी मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द सिलेंडर हमें पता है। तो देखो, मोमेंट ऑफ इनर्शिया of the cylinder about perpendicular bisector वो कितना होगा वैल्यू, उसका वैल्यू उसका एक्सप्रेशन होता है mr² बाई 4 प्लस ml² बाई 12। ठीक है, तो हमें तो ये एल बाई आर का रेशियो निकालना होगा। तो देखो, इसे थोड़ा चेंज कर लेता हूँ। m/12 कॉमन लेने से जो आएगा यहाँ पर 3r² प्लस l²। ठीक है, तो देखो यहाँ पर जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया उसका मैक्सिमम मिनिमम आप लोगों को पता है। मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू से हमें उसको कैलकुलेट, मैक्सिमम मिनिमम से एल बाई आर का रेशियो निकालना होगा। मगर यहाँ पर एक प्रॉब्लम है, यहाँ पर दो वेरिएबल रहा, एक आर भी वेरी कर रहे हैं, एक ही साथ एल भी वेरी कर रहे हैं। तो इसके रेस्पेक्ट में हमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालने में थोड़ी दिक्कत होगी। तो हम इसको किसी एक टर्म को यहाँ से सब्सटीट्यूट कर देते हैं। आप आर को भी सब्सटीट्यूट कर सकते हैं और एल को भी, तो वो आपकी चॉइस होगा। तो मैं यहाँ पे आर को सब्सटीट्यूट करते, तो सब्सटीट्यूशन कैसे, देखो वॉल्यूम जो होता है, वॉल्यूम ऑलवेज कांस्टेंट, इसके तो वॉल्यूम कांस्टेंट रहेगा हमें पता है। तो सी ऑल्सो जो इससे वॉल्यूम, वॉल्यूम आप लोगों को पता है वॉल्यूम क्या होगा। वॉल्यूम इक्वल्स टू, एक सिलेंडर का वॉल्यूम कितना होता है, सिलेंडर का वॉल्यूम होता है पाई r² एल। ठीक है ना, तो इसकी मास कितने होगी, मास कांस्टेंट होगा। अगर हम इस सिलेंडर की जो डेंसिटी, सिलेंडर की जो डेंसिटी ऑफ द सिलेंडर पकड़ लेते हैं, सिलेंडर की डेंसिटी ले लेते हैं रो, देन मास होगा डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, सपोज रो इंटू पाई r² एल। तो मास को हम m से डिनोट करते हैं। तो हमारा जो एक्सप्रेशन m का रहा ये। तो देखो हम यहाँ पर r को सब्सटीट्यूट कर सकते हैं, r² को सब्सटीट्यूट कर सकते हैं इन टर्म्स ऑफ एल। तो ये ज्यादा आसान होगा, क्योंकि यहाँ पर r² को हम जगह सब्सटीट्यूट करें तो ये एल की पावर में चल आ जाएगा, एल का पावर 1 है, इसलिए ये थोड़ा ईजी रहेगा आपके लिए। अगर आप एल से करते हो तो कुछ कॉम्प्लिकेशन आएगा, थोड़ा हार्ड हो जाएगा सॉल्यूशन। तो हम आर से ही यहाँ पर सब्सटीट्यूट करते हैं। तो आर का वैल्यू कितना होगा, आर का वैल्यू आता है r² इक्वल्स टू, देखो m बाई पाई रो एल। ठीक है ना, तो इसको हम इस वैल्यू पे यहाँ पे सब्सटीट्यूट कर देते हैं। तो m/12, ठीक है, तो m/12 इक्वल्स टू 3r²। तो हमें पता है r का वैल्यू m बाई पाई रो एल। ठीक है, प्लस l², जो एल को एल रहने देते हैं। देखो अब ये टर्म आ गया, एल के टर्म में पूरा एक्सप्रेशन आ गया। ठीक है, तो नेक्स्ट देखो, ये रहा हमारा मोमेंट ऑफ इनर्शिया इन टर्म ऑफ ओनली एल।
नाउ इसको हम वेरिएशन देख सकते हैं। तो मैक्सिमम मिनी का जो कंडीशन होता है आप लोगों को पता है, तो ये हमें हमारा मैक्सिमम वैल्यू चाहिए, मैक्सिमम एल फॉर विच सॉरी वैल्यू ऑफ एल फॉर विच आई विल बी मैक्सिमम। ये मैथ में आप देखे हैं, तो मैक्सिमम जो वैल्यू निकालने का प्रोसेस वो कंडीशन होता है, जो पैरामीटर के रिस्पेक्ट में हम इसकी वैल्यू ज़्यादा देखना चाहते हैं उसके रिस्पेक्ट में हमें इसको डेरिवेटिव करना पड़ता है। सो डी आई डी एल होगा, यह हमारा पैरामीटर है एल, तो हम इसे एल की पैरामीटर में ट्रांसफॉर्म कर चुके हैं। तो इसको हम डेरिवेटिव करने के बाद इसको जीरो के साथ इक्वेट करना होगा, और इससे जो डेरिवेटिव का टर्म हम इससे एल को कैलकुलेट कर सकते हैं। तो देखो ये है हमारा टर्म, इसको डेरिवेटिव करते हैं एल के रिस्पेक्ट में। तो डेरिवेटिव करने से क्या होगा, एम बाई 12 वो तो कांस्टेंट रहेगा डेरिवेटिव में, और यहाँ पर 3m पाई रो ये टर्म भी कांस्टेंट इसके अंदर, तो इसको भी हम साइड में रख देते हैं। और 1/l का जो डेरिवेटिव होता है आप लोगों को पता है, 1/l का जो डेरिवेटिव होता है वो कितना होगा, 1/l का डेरिवेटिव वो होगा -1/l², ठीक है। और l² का जो डेरिवेटिव वो होगा 2l, ठीक है, इक्वल्स टू 0। तो ये कॉन्स्टेंट हम उस जीरो साइड पे भेज देते हैं, जीरो वहाँ चला जाएगा, तो जो रहेगा यहाँ पर 3m पाई रो माइनस l² यहाँ पर प्लस 2l इक्वल्स टू 0। तो यहाँ पर देखो हम यहाँ पर m का जो वैल्यू इसे फिर से सब्स्टिट्यूट कर दे सकते हैं, ये रहा m का वैल्यू, हम इसको यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर दे सकते हैं, ठीक है। m का जो वैल्यू ये रहा, इसको हम यहाँ पर सब्स्टिट्यूट करते हैं, जो आएगा आपको 3 रो पाई r² l बाई जो नीचे है आप देख सकते हैं वो कितना है, पाई रो l², और यहाँ पर प्लस 2l इक्वल्स टू 0, ठीक है। यहाँ से आप जो पाई टर्म कर सकते हैं, ठीक है, रो टर्म को भी आप कट दे सकते हैं। अगर एल टर्म को यहाँ से आप कट दें तो ये भी कट गया, जो रहेगा वो रहेगा 3r² बाई l² प्लस 2 इक्वल्स टू 0, और r² बाई l² इक्वल्स टू 2/3, ठीक है। तो हमें l बाई r का रेशियो चाहिए, तो हम इस साइड में करते हैं ये, तो जो आएगा r², तो हम इसको इन्वर्स कर लेते हैं, l² बाई r² इक्वल्स टू 3/2। तो हमें l बाई r का रेशियो चाहिए, l बाई r होगा √3/2। तो ये रहा हमारा जो ऑप्शन नंबर ए। तो आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो स्क्रीन पे देखो। ए कॉर्ड ऑफ नेग्लिजिबल मास इज wound round the rim of a flywheel of mass 20 kg and radius 20 cm. A steady pull of 25 Newton is applied on the cord as shown in figure. तो फिगर आपको दिख रहा है स्क्रीन पे। A steady pull of 25 Newton is applied on the cord as shown in figure. The flywheel is mounted on a horizontal axle with frictionless bearings. तो आपको जो निकालना होगा वो, तो find the kinetic energy of the wheel at the point. Assume that the wheel starts from the rest. तो आपका चार ऑप्शन जो है, पहला ऑप्शन है 50 जूल, दूसरा ऑप्शन है 150 जूल, तीसरा ऑप्शन है 10 जूल, और नेक्स्ट फोर्थ ऑप्शन है 5 जूल। तो कौन सा ऑप्शन आपके लिए करेक्ट रहेगा? तो लेट्स चेक व्हाट विल बी द आंसर। तो देखो ये आपका व्हील है, इसके ये हॉरिजॉन्टली ऐसे रखा गया है एक मूविंग टेबल के ऊपर, और इसके थ्रू वायर को वुंड किया गया रखा है। तो इसको अगर आप फोर्स देते हो तो ये व्हील रोटेट करता है, क्योंकि ये फ्रिक्शनलेस है स्मूथ, ये व्हील स्टार्ट्स टू रोटेट, ठीक है। तो हमें जो इसकी काइनेटिक एनर्जी वो हमें इसकी निकालना होगा, काइनेटिक एनर्जी का वैल्यू। तो कैसे कर सकते हैं ये प्रॉब्लम? देखो तो आपको तो फिगर में दिख रहा है ये। तो यहाँ पर जब एक व्हील को यहाँ पर आप फोर्स अप्लाई करते हो और ये पोर्शन जो पिवोटेड है, तो इसमें देखो इसमें इक्वल एंड ऑपोजिट फोर्स जनरेट होगा F। तो इसके रेस्पेक्ट में ये क्या होगा, ये रोटेशन एक फोर्स कपल यहाँ पर होता है जिससे टॉर्क जनरेट होगा। तो हम टॉर्क की वैल्यू इससे निकाल सकते हैं। तो इंटरमीडिएट परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना है, r। तो टॉर्क का वैल्यू कितना होगा, टॉर्क होगा आपका
आप लोग जानते हैं टॉर्क का एक्सप्रेशन फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस यहाँ पर। तो दोनों फोर्स इंटरमीडिएट परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ये फोर्स के साथ 90 डिग्री में है ऑलरेडी, ठीक है ना। तो एफ आर साइन 90 होता है, तो जो होगा आपका एक्सप्रेशन एफ आर टाउ, ये टॉर्क का वैल्यू है जो रोटेशन का कारण है। और टॉर्क को हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं इन टर्म्स ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया एंड एंगुलर एक्सेलरेशन। वो कितना होता है, आई इंटू अल्फा। सो आई इंटू अल्फा, वेयर आई इज द मोमेंट ऑफ इनर्शिया एंड अल्फा इज द एंगुलर एक्सेलरेशन। देन एफ इंटू आर का जो वैल्यू होगा वो कितना होगा, एफ इंटू आर, ये तो हमें दिया गया है क्वेश्चन पे, हम अल्फा को निकालना होगा। अल्फा इक्वल्स टू एफ आर बाई आई, ठीक है। हमें एफ पता है यहाँ पर वैल्यू एफ का 25 न्यूटन, आर भी क्वेश्चन में दिया गया है 20 सेंटीमीटर, जो जिसे हम मीटर में कन्वर्ट कर सकते हैं, जो होगा 0.2 मीटर, ठीक है। नाउ और मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो व्हील का होता है अबाउट द सेंटर ऑफ मास, तो वो कितना होता है व्हील का मोमेंट ऑफ इनर्शिया एम आर स्क्वायर बाई 2, जो व्हील का मास इंटू रेडियस स्क्वायर बाई 2, ठीक है। तो इसका एक्सप्रेशन हम यहाँ पर पुट कर देते हैं, एफ आर बाई एम आर स्क्वायर बाई 2, जो होगा 2 एफ आर बाई एम आर स्क्वायर, एक आर को काट दो आप, जो आएगा 2 एफ बाई एम आर, ठीक है। तो एफ का वैल्यू 25 न्यूटन इंटू 25, ठीक है। एम का वैल्यू है कितना, मास 20 kg, इंटू आर का वैल्यू 20 सेंटीमीटर, जिसे मीटर में कन्वर्ट करने से आता है 0.2 मीटर। ये रहा आपका टोटल वैल्यू, जिसे कैलकुलेट करने के बाद आपको कितना मिलेगा, आपका 12.5 रेडियन सेकेंड टू द पावर -2। ये रहा आपका एंगुलर एक्सेलरेशन का वैल्यू। तो एंगुलर एक्सेलरेशन का हम यहाँ नोट करके रखते हैं 12.5 रैट सेकेंड टू द पावर -2, ठीक है। तो हमारा जो क्वेश्चन यहाँ पर दिए गए हैं उसमें हमें काइनेटिक एनर्जी निकालना होगा इस काइनेटिक व्हील के। तो काइनेटिक एनर्जी कैसे निकाल सकते हैं हम, तो काइनेटिक एनर्जी का टर्म आपको याद होगा, जो काइनेटिक एनर्जी का टर्म होता है वो क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी का टर्म काइनेटिक, यहाँ पर जो टोटली एज देयर इज नो ट्रांसलेटरी मोशन, ये व्हील लीनियर मोशन एग्जीक्यूट नहीं है, सिर्फ रोटेशनल मोशन है इसके व्हील में, एज देयर इज नो ट्रांसलेशनल मोशन। टोटल एनर्जी क्या होगा, टोटल काइनेटिक एनर्जी जो होगा वो पूरा ही रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी होगा, जिसकी एक्सप्रेशन आप लोगों को पता है हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। और जिनको याद नहीं है वो याद कर लो, वेयर आई मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ठीक है, ये पता है टर्म। और ये जो टर्म आपका आता है एंगुलर वेलोसिटी। तो अब हमें यहाँ पर तो एंगुलर वेलोसिटी का जो टर्म उसको पता नहीं, तो यहाँ पर क्वेश्चन पर आप देख सकते हैं जो रेस्ट से ये कहा जा रहा है, ये पहले रेस्ट में था, उसके बाद ये एंगुलर वेलोसिटी अचीव करता है। तो हमें एंगुलर वेलोसिटी का जो एक्सप्रेशन हमें निकालना होगा, ये फाइनल वेलोसिटी होगा, ठीक है, फाइनल एंगुलर वेलोसिटी, क्योंकि इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी जो था वो 0, सिंस रेस्ट इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा आई वो होगा 0, क्योंकि रेस्ट पे था, ठीक है ना। तो ना काइनेटिक एनर्जी कितना होगा, ओमेगा हमें फाइनल निकालना होगा, ओमेगा फाइनल ये होगा ओमेगा फाइनल का वैल्यू। ओमेगा फाइनल आप लोगों को इक्वेशन ऑफ मोशन पता है, हमें सर्कुलर के मोशन की इक्वेशन ऑफ मोशन यहाँ पे लगाना होगा, जो होता है, तो आप लोग को याद होगा v स्क्वायर इक्वल टू स्क्वायर प्लस 2as, जो लीनियर मोशन की होते हैं, वैसे ही सर्कुलर मोशन की जो इक्वेशन होता है वो होता है ओमेगा फाइनल स्क्वायर, फाइनल एंगुलर वेलोसिटी स्क्वायर, इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी स्क्वायर प्लस 2 अल्फा इंटू थीटा, ठीक है। तो यहाँ पर दो चीजें हमें निकालना होगा, थीटा का वैल्यू निकालना होगा, थीटा क्या, डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। तो देखो थीटा कितना होगा यहाँ पर, तो थीटा देखो, ये जो विंड रिंग का जो थीटा की वैल्यू निकालने के लिए आपको क्वेश्चन पे दिख रहे हैं जो लेंथ ऑफ द अनउंड स्ट्रिंग था, जिस स्ट्रिंग को हम लेंथ, वो अनउंड स्ट्रिंग का लेंथ कितना हो दिया गया है 2 मीटर, ठीक है। तो ये जो इसकी रोटेशन कितनी होती है, अगर ये थीटा होता है आपकी, जो ये 2 मीटर अनउंड हुआ है, जिसके कारण थीटा एंगल जनरेटेड हुआ है, तो अनउंड होता है 2 मीटर। और उसके बाद देखो इसकी जो रेडियस तो आप लोग पता है 20 सेंटीमीटर, जिसकी 0.2 मीटर। तो ये रहा आपका आर्क ऑफ द सर्कल, जो अनउंड स्ट्रिंग का लेंथ होगा आर्क ऑफ द सर्कल, ठीक है। तो हम लिख सकते, हमें एंगुलर डिस्प्लेसमेंट एंगल का डेफिनेशन पता है, आर्क ऑफ द सर्कल होता है बाय रेडियस, तो आर्क ऑफ द सर्कल अनउंड स्ट्रिंग का जो लेंथ 2 मीटर बाय 0.2 मीटर, जो आता है आपकी 10 वैल्यू, 10 रेडियन, ठीक है। नाउ हमें थीटा का वैल्यू भी पता है, अल्फा की वैल्यू, और इसे हम यहाँ पर पुट कर देते हैं टर्म को,
ओमेगा जो फाइनल हमें निकालना होगा, ओमेगा तो इनिशियल आप लोगों को दिख रहा है ये 0, ये पार्ट तो नहीं आएगा यहाँ पर, थोड़ा इजी होगा इसके कारण। ओमेगा एफ स्क्वायर 2 इंटू अल्फा, जो वैल्यू अल्फा का वैल्यू 12.5 रैड पर सेकेंड स्क्वायर, इंटू थीटा का वैल्यू जो 10 रैड पर सेकेंड, टोटल कितना आएगा जो वैल्यू ओमेगा एफ स्क्वायर। तो आप लोग कैलकुलेट करो इसको, कैलकुलेशन के बाद जो आएगा आप लोग देख सकते हो, ओमेगा एफ स्क्वायर की 12.5 मतलब 250 25 12 25 इंटू 10 25 इंटू 10 250, ठीक है। ये रहा ओमेगा रेट आपकी वैल्यू ओमेगा एफ स्क्वायर की। तो ये वैल्यू हमें पता है, हम ओमेगा एफ स्क्वायर पे इसे रखते हैं क्योंकि आपकी जो काइनेटिक एनर्जी का टर्म है रोटेशनल, उसमें ओमेगा एफ स्क्वायर आपके काम में आएगा। तो हाफ आई ओमेगा एफ स्क्वायर, हाफ आई का जो वैल्यू है, आई का वैल्यू मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द व्हील, वो हम पहले भी निकाल चुके हैं, मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई इक्वल्स टू एम आर स्क्वायर बाई 2। यहाँ पर एम कितना है, एम जो है एम 20 kg था और आर स्क्वायर 0.2, ठीक है ना, पहले 0.2 स्क्वायर बाई 2, जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया आता है वो होगा 0.4 kg मीटर स्क्वायर, ये 0.4 इंटू आपकी जो ओमेगा एफ स्क्वायर की वैल्यू 250, तो सारे कैलकुलेशन करने के बाद जो आएगा आपकी 50 जूल, जो ऑप्शन नंबर ए से मैच करता है, ठीक है। तो आपको जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो इलेक्ट्रिक करंट इलेक्ट्रिसिटी से, इन द अरेंजमेंट शोन द मैग्नीट्यूड ऑफ ईच रेजिस्टेंस इज 2 ओम, द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन ओ एंड ए, ये हमें निकालना होगा, इज गिवन बाय जो चार ऑप्शन है 14/5 ओम, 7/15 ओम, 4/3 ओम एंड 5/6 ओम, ठीक है। तो हमें इस चारों ऑप्शन में कौन सा ऑप्शन होगा हमें देखना। तो ये देखो, हमें ये ओ एंड ए के रिस्पेक्ट में इसकी इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना होगा। तो हम ईच रेजिस्टेंस को आर ले लेते हैं, से ये जो रेजिस्टेंस है आर। नाउ देखो ओ और ए के रिस्पेक्ट में, ये जो ओ एंड ए की रिस्पेक्ट में हम कह सकते हैं, ये देखो ओ ए के रिस्पेक्ट में ये बी पॉइंट और ओ के रिस्पेक्ट में ये डी पॉइंट, देखो सिमेट्रिक होता ना, तो हम कह सकते हैं विथ रेस्पेक्ट टू ओ एंड ए, बी एंड डी पॉइंट्स आर सिमेट्रिक, ठीक है। तो हम इसे फोल्ड कर लेते हैं इस सी ए के रेस्पेक्ट में, फोल्ड करने से क्या होगा, जो इक्विवेलेंट फिगर होगा सिमेट्रिक है, मगर हम कह सकते हैं बी और डी, बी एंड डी विल बी इन इक्वल पोटेंशियल, इक्वल पोटेंशियल, ये जो पॉइंट दो है बी और डी, ये दो इक्वल पोटेंशियल। हम इसको फोल्ड करने से जो फिगर हमारा आएगा वो कुछ इस तरह होगा, देखो ठीक है ना, ये फोल्ड होने से इसके ऊपर आने से ये कितना होगा, दो रेजिस्टेंस से ऐसे जाएगा, ये आर ये भी आर, ठीक है। हम इस वायर्स को भी रेजिस्टेंस समझ लेते हैं, ये दोनों रेजिस्टेंसेस आर आर पे होगा, और ये फोल्ड करने से यहाँ पर भी दो रेजिस्टेंसेस आ जाएगा आर आर। तो ये हमारा ओ पॉइंट है, ये हमारा ए पॉइंट, देखो बी और डी पॉइंट कोइंसिड कर जाता है यहाँ पर, और यह सी पॉइंट, ठीक है। ठीक इस तरह यह भी ऊपर भी आर रेजिस्टेंस, नीचे भी ये देखो आर रेजिस्टेंस, ये फोल्ड होकर इसके ऊपर आ जाएगा, तो ये भी हमारा आर रेजिस्टेंस, ये भी आर रेजिस्टेंस, ठीक है ना। हम इक्विपोटेंशियल के कॉन्सेप्ट से इसको सॉल्व करेंगे। तो अब इसकी जो हमें इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना होगा, ठीक है। तो पहले ये तीनों सॉल्व कर लेते हैं हम, जो क्या होगा फिगर को, उसके बाद देखो हम इसको भी फोल्ड कर सकते हैं, ठीक है। ऊपर ये जो पार्ट हमारा रहेगा, ये पार्ट जिसकी वैल्यू हमें निकालना होगा, हम दूसरे कलर की यूज यहाँ पर कर सकते हैं रेजिस्टेंस को निकालने के लिए। इस पार्ट की जो रेजिस्टेंस होगा वो कितना होगा, देखो ये दोनों आर आर पैरेलल में है, यहाँ पर हम ले सकते हैं पैरेलल रेजिस्टेंस r/2 इस दोनों के लिए, यहाँ पर r, ठीक है। तो ओ से डी पॉइंट तक, और यह भी दोनों पैरेलल में है, तो यहाँ पर भी कह सकते हैं r/2, दैट इज ये देखो r/2, यहाँ पर r और यहाँ पर r/2,
तो हमें ओ से डी की रेजिस्टेंस निकालना होगा। ओ से डी तो कुछ इस तरह एक आता है, ओ से डी, और इस तरह, मतलब आर और आर बाई टू ये दोनों सीरीज में है, तो जो होगा 3r/2 ऊपर ऊपर का भाग, और नीचे जो r/2, अब r/2 और 3r/2 ये दोनों पैरेलल में होगा, तो हमें सॉल्व करने से क्या आएगा, 3r/2 इंटू r/2 डिवाइडेड बाई 3r/2 प्लस r/2 इक्वल्स टू, जो कैलकुलेशन करने के बाद आएगा 3r/8। आप लोग कैलकुलेट करो इसे। यहाँ पर देखो ये दोनों पैरेलल में है, तो ये होगा r/2 और नीचे r, तो o यहाँ पर a, ठीक है, जो r रहेगा उसके बाद जो इक्विवेलेंट और एक फिगर हम ड्रॉ करते हैं यहाँ पर जो आया r/2, और यहाँ पर हम कैलकुलेशन के बाद जो आया रेजिस्टेंस 3r/8। अगर हम ये सॉल्व कर लेते हैं ओ ए के रिस्पेक्ट में, ठीक है ना, तो देखो ओ ए के रिस्पेक्ट में, ओ ए के रिस्पेक्ट में यहाँ से कनेक्शन एक करंट फ्लो होगा यहाँ से, तो इन दोनों का क्या होगा, सीरीज कनेक्शन 3r/8 और r/2 का, 3r/8 प्लस r/2, जो कैलकुलेशन के बाद कितना होगा, देखो हम कैलकुलेशन करते हैं इसकी, तो आएगा आपकी 8 3 4 दैट इज 7r, ठीक है, और यहाँ पर r, और 7r/8 और r पैरेलल में होगा, 7r/8 और r जो पैरेलल कनेक्शन, जिसकी इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना होगा, 7r/8 इंटू r बाई 7r/8 प्लस r, दैट इज, आप लोग कैलकुलेट करो इसे, जो आएगा 14/15 सॉरी 7r/15 ओहम, ठीक है। हमें जो रेजिस्टेंस का वैल्यू पहले सप्लाइड था 2 ओहम करके, तो यहाँ पर r की वैल्यू हम पुट कर देते हैं, उसके बाद इसे लिख सकते हैं 14/15 ओहम, ठीक है, जो आपकी ऑप्शन 1A से मैच करेगा। क्लियर? तो आप लोगों को नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख सकते हैं यहाँ पर, वो दिए गए ए ग्लास ब्लॉक ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू इक्वल्स टू 1.5 हैज ए L cross section with both arms identical. A light ray enters the block from left at an angle of incidence of 45 degree as shown in figure. Next, if the block was absent, the ray would pass through the point P as shown in figure. Calculate the angle at which the ray will emerge from the bottom face after diffraction through the block. तो आप लोगों के लिए चार जो ऑप्शन 75 डिग्री, 60 डिग्री, 30 डिग्री एंड 45 डिग्री, ठीक है, तो हमें इसकी एंगल ऑफ इमर्ज जो है उससे हमें निकालना होगा। तो ये जो ब्लॉक का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बताया गया है वो 1.5 है, ठीक है, ग्लास का है 1.5, मगर हमें इसका कोई काम नहीं आएगा, ये जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिए गए हैं। देखो कैसे हम इसे सॉल्व करते हैं। तो ये जो एंगल ऑफ इंसिडेंस मतलब जो नॉर्मल की रिस्पेक्ट में होता है 45 डिग्री। हमें पता है कि एक ग्लास स्लैब के लिए जो एंगल ऑफ इंसिडेंस होता है, हम ये फिगर यहाँ पर ड्रॉ कर लेते हैं और एक बार, तो ये रहा आपका इंसिडेंट रे, ठीक है, ये 45 डिग्री एंगल, और हमें पता है एक ग्लास स्लैब के लिए एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ इमर्जेंस वो दोनों सेम होते हैं, उसकी लैटरल शिफ्ट होती है अंदर, ठीक है ना। यहाँ पर देखो जो ईयर मीडियम में आएगा तो ये पहले क्या होगा, यहाँ पर फिर एक बार जो एंगल ऑफ इमर्जेंस वो सेम ही होगा, ठीक, तो ये अंदर जो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन वो अलग होता है, मगर हमें उससे कोई मतलब नहीं, हम जो एंगल ऑफ इमरजेंसी यहाँ पर देख लेते हैं, यहाँ पर 45 डिग्री होगा, तो ये रे सीधे यहाँ पर आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर भी देखो इसके साथ ये पैरेलल, तो ऑल्टरनेटिव एंगल ये भी 45 डिग्री है, और ये हमारा नॉर्मल, तो नॉर्मल के रिस्पेक्ट में भी 45 डिग्री हो रहे हैं। तो फिर से एक बार एंगल ऑफ जो इमरजेंस, एंगल ऑफ इंसिडेंस वो 45 रहा, तो अंदर अगर ये बेंड भी कर जाता है तो क्या होगा, ये अलग रहेगा एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, इससे भी हमें एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन रहे, जो एंगल ऑफ इमरजेंस होगा वो फिर से 45 डिग्री, क्योंकि देखो तो आंसर होगा जो एंगल ऑफ इमरजेंस, ये हमारा एंगल ऑफ इमरजेंस, ठीक है, जो ऑप्शन 4। यह हमने कौन सा प्रिंसिपल यूज किया है, लैटरल शिफ्ट
ऑफ लाइट रे इन ए ग्लास स्लैब, ये आप बुक में पढ़ चुके हैं। नो लेटरल शिफ्ट होता है, इंसिडेंट रे एंड इमर्जेंट रे रिमेन्स पैरेलल, रेस रिमेन पैरेलल, हमने उसकी कॉन्सेप्ट यूज करके यहाँ पर, तो ये हमारा नेसेसरी नहीं हुआ। यहाँ पर आप देख सकते हैं जो एंगल ऑफ इमर्जेंस वो भी आंसर 45 डिग्री आया। तो इट्स इजी। आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन वो है, इन अ यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट व्हेन द स्लिट प्लेन इज illuminated with light of wavelength lambda 1, comma it was observed that the point P is closest from central maximum O, where intensity was 75%, the intensity at O. When the light of wavelength lambda 2 is used, the point P, this point, happens to be nearest point from O, where the intensity is 50% of that of O. Find the ratio of lambda 1 and lambda 2. और जो चार ऑप्शन 1/3, फर्स्ट ऑप्शन, सेकंड ऑप्शन 1/2, थर्ड ऑप्शन 3/2, फोर्थ ऑप्शन 4/5। नाउ सी, ये जो वेवलेंथ यहाँ पर पहले था लैम्डा 1, ठीक है, और दूसरे ये फर्स्ट सिचुएशन में लैम्डा 1 था, सेकंड टाइम जो वेवलेंथ चेंज कर दिया गया है तो लैम्डा 2। फर्स्ट टाइम जो इंटेंसिटी था, सपोज द इंटेंसिटी यहाँ पर पहले जब लैम्डा 1 था तो ये था 75% ऑफ मैक्सिमम, ठीक है, और जो जब लैम्डा 2 वेवलेंथ यूज किया गया तो ये जो इंटेंसिटी हुआ 50%, ठीक है, ऑफ द मैक्सिमम वेवलेंथ फ्रॉम द सेंट्रल पोजीशन। तो यहाँ पर मैक्सिमम होगा, तो हमें जो इक्वेशन पता है यंग्स डबल स्लिट की, तो वेव इंटेंसिटी का जो इक्वेशन होता है वो क्या होता है, IP इक्वल्स टू आई मैक्स इंटू कॉस स्क्वायर पाई बाई 2, ये मैक्सिमम इंटेंसिटी, ठीक है, और IP जो पी पॉइंट का जो इंटेंसिटी मैक्सिमम इंटेंसिटी, फाई यहाँ पर फेस डिफरेंस बिटवीन मैक्सिमम कहाँ पर होगा, O पॉइंट पे, O एंड P, ठीक है। तो ये जो फॉर्मूला हम 2 टाइम्स यूज करेंगे पहले बार लैम्डा 1 के जब वक्त, तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं जो IP बाई आई मैक्स, ठीक है, एट लैम्डा 1, ये होगा कॉस स्क्वायर पाई बाई 2, हम फाई का जो वैल्यू यहाँ पर निकाल लेते हैं फाई डैश से, ठीक है। तो ये जो दिए गए हैं दैट इज 75% कॉस स्क्वायर फाई बाई फाई डैश बाई 2 इक्वल्स टू 75% मतलब 75/100 दैट इज 3/4, ठीक है, और कॉस फाई बाई 2 फाई डैश बाई 2 विल बी √3/2। तो आपको पता है √3/2 कॉस की 30 को जो कॉस 30 का जो वैल्यू होता है उसके साथ मैच करता है, कॉस 30 मतलब π/6, ठीक है, cos π/6, so that is phi dash equals to by 2 plus to π/6, 30 डिग्री, then phi dash will be π/3, ठीक है। तो पहले तो ये तो फेज डिफरेंस, और हमें फेज डिफरेंस और पार्ट डिफरेंस के अंदर रिलेशन पता है, 2π/λ वेवलेंथ होता है इनटू पार्ट डिफरेंस डेल x1 x। तो पहले वाले के लिए हम ये जो फॉर्मूले यूज करेंगे यहाँ पर वो क्या होगा, 2π/λ1 होगा इनटू डेल x1, ठीक है, जो पी पॉइंट का सेपरेशन, ये जो हम वाइस कहते हैं यही होगा डेल x1 पहले फर्स्ट केस के लिए, ठीक है, डेल x यहाँ पर सेंटर मैक्स पॉइंट से पी पॉइंट का जो सेपरेशन पार्ट डिफरेंस। नाउ देखो 2π/λ1, ठीक है, सॉरी दिस नॉट, ये जो पार्ट डिफरेंस इन दोनों के अंदर जो वेव का पार्ट डिफरेंस होता है, इन दोनों वेव का जो पार्ट डिफरेंस वो होता है डेल x, ये एक वेव की जो पार्ट डिफरेंस होगा वो डेल x होगा, ठीक है। तो देखो 2π/λ1 इंटू एक्स कितना होगा, आप देख सकते हैं ये π/3, यहाँ पर पाई कैंसिल करो, जो आएगा डेल x1 इक्वल्स टू λ1/6, ठीक है ना। तो ये वैल्यू हम यहाँ पर लिख रखते हैं λ1/6। नाउ द सेम केस होगा मगर हम उसे λ2 के लिए करेंगे, तो मैं यहाँ पर
चेंज कर देते हो लैम्डा 2, तब इसे हम ले लेते हैं फाई डबल डैश, ठीक है ना। और ये भी फाई डबल डैश, और ये जो परसेंटेज अब होगा यहाँ पर, ये परसेंटेज कितना दिया गया है 50%, आई पी 50% वाई मैक्सिमम, तो इससे हम चेंज कर देते हैं, जो होगा आपकी 50/100, ठीक है, सिचुएशन 2 के लिए जो हाफ होगा। और ये जो √3/2 है ये हो जाएगा आप सेकेंड सिचुएशन में 1/√2, दैट इज द वैल्यू विल बी 1/√2। पता है आप कितने वैल्यू में होता है कॉस की, cos 45 डिग्री, दैट इज इन डिग्री, एंड इन रेडियन दैट विल बी π/4, ठीक है, मतलब 2 अगर उस, तो जो होगा पाई डबल डैश इक्वल्स टू π/2। नाउ सी, इस वक्त जो लैम्डा वैल्यू था वो लैम्डा 2 था, ठीक है, और x को हम x2 कर देते हैं सेपरेशन, ये भी x2 होगा, और हमारा जो ये वैल्यू 2 हो जाएगा यहाँ पर 2 पाई कर दो यहाँ से 2, और वहाँ पर 2 जाने से होगा लैम्डा 2/4, ठीक है ना वैल्यू। तो ये रहा हमारा डेल x2 का वैल्यू, x2 इक्वल्स टू लैम्डा 2/4, ठीक है, हम इसे रब कर देते हैं। नाउ द सिचुएशन देखो, ये पी पॉइंट के लिए ये जो पाथ डिफरेंस दोनों के लिए सेम होगा फॉर सेम पी, ये तो सेम पी बोला गया था क्वेश्चन पे, तो हम कह सकते हैं डेल x1 फॉर पी इक्वल्स टू डेल x2 फॉर टी, ठीक है, जो इसकी वैल्यू हम पुट कर देते हैं लैम्डा 1/6 इक्वल्स टू लैम्डा 2/4, जो हम पहले से निकाल के रखा था। लैम्डा 1/λ2 विल बी देन 6/4, मतलब 3/2 होगा, लैम्डा 1 इज टू लैम्डा 2 का रेशियो, जो आपकी ऑप्शन नंबर 3 सी से मैच करता है, ठीक है। तो आप लोगों का जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो देखो, इन द फॉलोइंग इनपुट सिग्नल इज सेंड थ्रू ए पीएन जंक्शन डायोड, देन द आउटपुट सिग्नल अक्रॉस आरएल विल बी। तो आपका जो फिगर में ये दिए गए हैं, तो ये फिगर आप देख सकते हैं, यहाँ पर देखो एक आउटपुट इनपुट सिग्नल, ये तो इनपुट सिग्नल दिए गए हैं, आप लोगों को जो बताना पड़ेगा आउटपुट सिग्नल इन चारों ऑप्शंस के अंदर से कौन सा होगा, ठीक है, तो आउटपुट सिग्नल कैसा होगा। तो यहाँ पर देखो ये एक वैरिंग करंट है, जिसकी नेगेटिव वोल्टेज से पॉजिटिव वोल्टेज में वैरिंग करंट, ठीक है, स्क्वायर वेव है। देखो जब इसकी पॉजिटिव पोर्शन आएगा तो ये डायोड फॉरवर्ड बायस हो जाएगा, ठीक है ना, जब 10 वोल्ट होगा तो ये डायोड फॉरवर्ड बायस हो जाएगा, और जब -10 वोल्ट में जाएगा तो ये डायोड जो होगा रिवर्स बायस। तो रिवर्स बायस जो होता है वो ऑफ कंडीशन होता है, आप लोगों को पता है, और फॉरवर्ड बायस जो वो ऑन कंडीशन, एक स्विच की तरह काम करता है यहाँ पर, ऑटोमेटेड स्विच। देखो अब जो फॉरवर्ड बायस जब 10 वोल्ट होगा तभी ये करंट फ्लो करेगा यहाँ से, और जब -10 वोल्ट इसकी कोई करंट नहीं फ्लो कर सकता इससे, तो हमें जो आउटपुट मिलेगा वो भी सिर्फ इस पॉजिटिव पोर्शन के लिए ही मिलेगा, जो ऑप्शन आपकी यहाँ पर आता है सिर्फ 10 वोल्ट की, ऑप्शन सी,